नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे और वीडियो के अंत में आपके सिलेबस में जो रेवा तट समय का कवित्व लगा हुआ है उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था, लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र, सलाहकार एवं राजकवि थे। इसके कारण ये हमेशा जो है दिल्ली और अजमेर में रहा करते थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है यहाँ के राजा थे और एक तरीके से पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, उनके बचपन के मित्र थे और उनके सलाहकार थे। इन्होंने यानी चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, जो कुल 69 समय में विभाजित है। यहाँ समय से आशय अध्याय से है, यानी पृथ्वीराज रासो जो रचना है इनकी कुल 69 अध्याय में विभाजित है। इन्होंने अध्याय का नाम समय दिया हुआ है। यह जो है डिंगल भाषा में लिखा गया है, यानी पृथ्वीराज रासो रचना जो है उसकी भाषा है डिंगल भाषा, और यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो में जिस रस की प्रधानता है वह है वीर रस। इसमें कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, यानी जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इसमें टोटल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, लेकिन चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था, यानी पृथ्वीराज रासो जो है उसको चंद्रवरदाई ने पूरा नहीं किया था। हुआ क्या था कि जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने बंदी बनाकर ले गया, उसके बाद चंद्रवरदाई भी उनके पीछे पीछे वहीं पर चले गए और अपने पुत्र को जो है, जिसका जल्हड़ नाम था, उसको जो है बुक पूरा करने के लिए सौंप दिया कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसको तुम पूरा करोगे। तो जल्हड़ ने इसको पूरा किया था। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यानी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। शुक्ल जी ने इनके संबंध में लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यानी चंद्रवरदाई जो है हिंदी के पहले महाकवि हैं और पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का पहला महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है यह सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक ग्रंथ है कि नहीं, इस पर विद्वानों की राय अलग अलग है। यानी कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनका मानना है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ प्रामाणिक है, कुछ का मानना है कि प्रामाणिक नहीं है और कुछ का मानना है कि पृथ्वीराज रासो अर्ध प्रामाणिक है। हम इस पूरे विवाद के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक जो है इंपॉर्टेंट तथ्य है, हम इसको बता देते हैं आपको कि सर्वप्रथम बुल्हर ने कश्मीरी कवि जयानक, यानी कवि का नाम है जयानक और एक कश्मीर का रहने वाला था, इसने एक रचना लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के आधार पर सर्वप्रथम बुल्हर ने 1857 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। यानी इसने पृथ्वीराज रासो को 1857 में सबसे पहले अप्रामाणिक घोषित कर दिया पृथ्वीराज विजय के आधार पर। यानी पृथ्वीराज विजय को इसने आधार माना और पृथ्वीराज विजय को इसने एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में देखा और बुल्हर ने क्या किया, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सिलेबस में जो लगा हुआ है 69 समय, हमने पहले बताया कि पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय हैं, 69 समय है, यानी 69 अध्याय है। उसमें से आपके सिलेबस में रेवा तट समय लगा हुआ है। रेवा तट समय लगा हुआ है आपके सिलेबस में। रेवा जो है नदी का नाम है जिसे आज हम लोग नर्मदा के नाम से जानते हैं, जो मध्य प्रदेश गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। और रेवा तट समय जो है यह पृथ्वीराज रासो का 27वां समय है। इसमें रेवा नदी के तट पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध का वर्णन है। यानी रेवा तट समय में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो युद्ध हुआ था उसी का वर्णन इसमें किया गया है। हुआ क्या था इस पूरे जो है रेवा तट समय में,
कि पृथ्वीराज चौहान जो है शिकार खेलने के लिए रेवा तट समय के जंगलों में गए हुए हैं। उसी समय मोहम्मद गौरी को यह सूचना लगती है कि पृथ्वीराज चौहान उधर गए हुए हैं और वह इन पर आक्रमण कर देता है। उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान उस पर पलटवार करते हैं और विजय की प्राप्ति करते हैं। यही जो है पूरे रेवा तट समय में वर्णन किया गया है। आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि रेवा जो है आधुनिक समय में इसका नर्मदा नाम है। ये पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है और इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस में जो है रेवा तट समय का एक कवित लगा हुआ है, केवल पूरा रेवा तट समय जो है जितने कवित हैं सभी नहीं लगे हुए हैं, केवल एक कवित लगा हुआ है। हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले मैं कवित पढ़ देता हूं कि राज पृथ्वीराज वीर अग्नेय दिशा कसी सब भूम नृप नरपति चरण चहु आन गहई लग गई धंसी मिल्यो भान बिस्तरी मिल्यो खट्टल गड्डी नृप मिल्यो नंदपुर राज मिल्यो रेवा नरिंद अप बनजूथ मृग सिंह हरू नृप आखटक खिल लई लाहौर दाव सुल्तान तप बर कग्गद लिश मिल लई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि राज पृथ्वीराज यानी राजा पृथ्वीराज वीर अग्नेय दिशा कशी यानी कहाँ जा रहे हैं, दक्षिण पूर्व पथ पर सुसज्जित होकर के जा रहे हैं। कौन जा रहा है, वीर पृथ्वीराज यानी राजा पृथ्वीराज जो है दक्षिण पूर्व दिशा में सुसज्जित होकर के शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि सब भूम नृप नरपति चरण चहु आन लग गए धंसी यानी रास्ते में जो जो राजा पड़ रहे हैं सब क्या चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं उनका चरण स्पर्श कर लिया जाए। सभी आकर के उनके तरफ चरण जो है स्पर्श कर रहे हैं, उनके सामने झुक रहे हैं, जो भी राजे महाराजे उनके रास्ते में पड़ रहे हैं। अगली पंक्ति है कि मिल्यो भान बिस्तरी, मिल्यो भान बिस्तरी यानी राजा भान जो हैं वो बिस्तरी यानी अपने दलबल के साथ जो है इनसे आकर के मिलते हैं। किससे, राजा पृथ्वीराज चौहान से मिलते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। मिल्यो खट्टल गड्डी नृप यानी खट्टू के राजा जो खट्टल हैं ये भी जो है आकर के इनसे मिलते हैं और उनका चरण स्पर्श करते हैं। मिल्यो नंदपुर राज यानी नंदपुर के जो राजा हैं वो भी पृथ्वीराज चौहान से आकर के मिलते हैं। और रेवा नरेंद्रयप, मिल्यो रेवा नरेंद्रयप यानी रेवा के जो राजा हैं वो भी स्वयं आकर के पृथ्वीराज चौहान से मिलते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। आगे की पंक्ति देखते हैं कि बनजूथ मृग सिंह हरुग नृप आ खटक खिल रही यानी वन में क्या है, जूथ का मतलब हो गया झुंड, मृग हैं, सिंह हैं, हरुग हैं यानी हिरण हैं। राजा उनका क्या कर रहे हैं, शिकार खेल रहे हैं यानी मृगों, सिंहों और हाथियों के समूह का राजा ने क्या किया, शिकार किया, शिकार कर रहे हैं। उसी समय क्या होता है कि लाहौर दाव सुल्तान तपबर कग्गद लिशमिल यानी लाहौर के राजा ने उसी समय वर कग्गद ऋषिमिल यानी एक पत्र भेजा। एक वर मतलब यहाँ वर नहीं है, वर है, एक श्रेष्ठ पत्र भेजा जो राजा को आकर के उस समय मिला। यही जो है इस कविता की व्याख्या है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।